बंगाल में चुनाव को लेकर बोले गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी हारने वाली हैं इसलिए बौखलाई हुई हैं। ममता जीतने के लिए सब कुछ आजमा रही हैं। पंजाब में किसान केंद्र के सीधे पेमेंट के फैसले से खुश, सीधे पेमेंट के बाद बेचैन आड़ती बनाएंगे नई रणनीति। बीकेयू राज्यपाल को छोड़कर ज्यादातर किसान खुश। यूपी में 4 चरणों में जिलेवार होंगे पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन। मंडलायुक्त और साथ ही डीएम को जारी किए गए दिशा निर्देश। यूपी सरकार ने छोटे शहरों के लोगों को दी बड़ी राहत। अब खुद कर सकेंगे गृह कर का निर्धारण। नियमावली 2021 को दी गई मंजूरी। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। कई राज्यों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और चलिए बात करेंगे देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब में अपने पैर पसार रहा। तेजी से बढ़ रहे मामलों की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 600 से 700 मामले सामने आ रहे थे और वहीं गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और साथ ही राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हालांकि गुजरात के इन शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसका जो है समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था। और वहीं पंजाब के रूपनगर जिले में आज रात 11 बजे से ही सुबह 5 बजे तक जो है रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कि अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसी बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और साथ ही हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब छोटे शहरों, नगर पालिका परिषद और साथ ही नगर पंचायतों में भी स्वकर प्रणाली के तहत यहां पर आपको बता दें कि गृह कर की वसूली करेगी। भवन स्वामी अपना गृह कर निर्धारण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या फिर भूमि या फिर दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में यहां पर संपत्ति कर की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2000 लागू है। और आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद, आपको बता दें कि यहां पर नगर पंचायतों में भवन या फिर भूमि या फिर दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगाने की कोई नियमावली नहीं थी। नगर पालिका परिषद व साथ ही नगर पंचायतों के लिए नियमावली न होने की वजह से संपत्ति कर वसूली में मनमाना रवैया अपनाया जाता था। इसलिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नगर पालिका परिषद और साथ ही नगर पंचायतों में भवन या फिर भूमि या फिर दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। बाटला हाउस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बाटला हाउस मामले के यहां पर दोषी को फांसी की सजा के ऐलान के बाद जेपी नड्डा ने मंगलवार को ममता बनर्जी से पूछा कि वो अपनी राजनीति कब छोड़ेंगे, क्योंकि यह मामला फर्जी नहीं निकला। आपको बता दें कि यहां पर कोटुलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा है कि ममता जी ने बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर वह मामला फर्जी निकलता है तो यहां पर वो राजनीति छोड़ देंगे। अदालत ने अब यहां पर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। मैं अब ममता जी से पूछना चाहता हूं कि आप राजनीति कब छोड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले के दोषी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी हारने वाली हैं और यही कारण है कि यहां पर वो बौखलाई हुई है। और गौरतलब है कि ममता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के कामकाज में गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा था कि यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। राज्य के मुख्यमंत्री के इस बयान पर गिरिराज ने पलटवार किया। गिरिराज ने आगे कहा कि ममता जीतने के लिए सब कुछ आजमा रही है
और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगा रही हैं। और क्या वो ये भूल गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। अगर हम चुनाव आयोग के पास नहीं जाएं तो किसके पास जाएं। इससे पहले केंद्र पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि क्या गृह मंत्री देश को चलाएंगे या फिर तय करेंगे कि यहां पर कौन गिरफ्तार होगा या पीटेगा। क्या वो फैसला करेंगे कि कौन सी एजेंसी किसके पीछे लगेगी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में 4 चरणों में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। एक जिले में एक ही दिन होंगे पंचायत चुनाव। हर मंडल में एक चरण में ही जिले में होगा चुनाव। मंडल में यहाँ पर 4 से अधिक जिले होने पर 2 जिले में यहाँ पर चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदान स्थल पर 3 की जगह 2 मतपेटी रखी जाएंगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग ने जो है दिशा निर्देश जारी कर दी है पंचायत चुनाव को लेकर कि पंचायत चुनाव जो होगा वो किस तरह से होगा, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से जो है पूरे पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। यूपी में 4 चरणों में चुनाव कराने का जो है फैसला आ गया। और साथ ही आपको बता दें एक जिले में यहाँ पर एक ही दिन चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर मंडल में एक चरण में ही एक जिले में मतदान होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ बेग लखनऊ से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, यूपी में 4 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए? जी बिलाल, बता दूं कि जो पंचायत चुनाव है इसको लेकर जो है शासन और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और इसमें कोई खामी न रह जाए और पारदर्शिता लाने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक जिले में एक ही दिन में चुनाव होंगे और हर मंडल में एक ही चरण में चुनाव किया जाएगा। मंडल में 4 से अधिक जिले होने पर 2 जिलों में चुनाव किया जाएगा। और यह जो है राजाज्ञा जो है निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। और निर्वाचन आयोग जिस तरह से जो है पंचायत चुनाव को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में एक ही मतपेटी में सभी मत पड़ेंगे और मतदान स्थल पर 3 की जगह 2 मतपेटी रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने महिला कार्मिक की अनिवार्यता, जो महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, उनकी अनिवार्यता हटा दी है। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। साथ ही साथ जो है राज्य निर्वाचन आयोग लगातार जो है अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहा है और तमाम तरह के दिशा निर्देश तय कर रहा है। जी बिलाल, चलिए, शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पंजाब के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फसलों की खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खाते में ऑनलाइन पेमेंट करने के निर्देश जारी किए। इसे आपको बता दें कि राज्य में किसान खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल पंजाब के किसान लंबे समय से फसल खरीदी के यहाँ पर सीधी अदायगी की मांग कर रहे थे, लेकिन इस निर्देश से आड़तियों में यहाँ पर बेचैनी है और वे चाहते हैं कि किसान संगठन इसका विरोध करें। बताया जा रहा है कि पंजाब में भारतीय किसान यूनियन राज्यवाला को छोड़कर ज्यादातर किसान इससे खुश हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इन निर्देशों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं। और इसी बारे में आड़ती संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में आड़ती एसोसिएशन की किसान संगठनों के साथ बातचीत होगी। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में 24 घंटे में मिले 228 नए कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में कोरोना से अब तक 8,750 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 44, मेरठ में 19, गौतम बुद्ध नगर में 17, गाजियाबाद में 15 नए जो है कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भी जो है कोरोना की संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के बीज विकास निगम के चेयरमैन राजेश्वर सिंह ने कानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह ने यहां पर पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में माफियाओं का राज था और योगी सरकार में प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अभद्र शब्द का प्रयोग कर कहा कि जो राष्ट्रद्रोही होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और उन्होंने बीज विकास निगम में हो रहे घोटाले पर कहा कि वे खुद की यहां पर निगरानी में इसकी जांच करा रहे हैं। उसके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं स्वयं, चूंकि मैं चेयरमैन हूं इस समय, मैं स्वयं कार्रवाई करवा रहा हूं। 5 करोड़ का एक घोटाला है, 18 करोड़ का एक घोटाला है, 23 करोड़ का एक घोटाला है। ये सारे घोटाले पूर्व की सरकारों में हुए हैं और उसमें प्रमुखता से कार्रवाई हो रही है। उसमें 4-5 लोग जेल भी जाएंगे, उनकी नौकरी भी समाप्त होगी। सारी चीज़ें कार्रवाई में चल रही हैं। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सांसद के बेटे आयुष पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आयुष से दूसरी बार पूछताछ की और आपको बता दें कि पूछताछ के बाद एडीसीपी प्राची सिंह का बयान सामने आया। यहाँ पर आपको बता दें कि एडीसीपी ने जो है बताया कि सांसद पुत्र आयुष की पत्नी अंकिता के भाई आदर्श ने गोली चलाई थी। पीछे यहाँ पर 2 शॉट फायर किए गए और मेडिकल रिपोर्ट से हो चुका है साफ कि किस तरह से यह फायरिंग की गई थी। पिस्टल चंदन गुप्ता ने आदर्श को दी थी और आपको बता कि पूछताछ जो है की जाएगी और भी कई बार जो है पूछताछ हो सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, सांसद के बेटे आयुष पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। इसमें नया अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। पुलिस ने आयुष से दूसरी बार पूछताछ की है। पूछताछ के बाद एडीसीपी प्राची सिंह का बयान सामने आया। सांसद पुत्र आयुष की पत्नी अंकिता के भाई आदर्श ने गोली चलाई थी। यह बयान एडीसीपी की तरफ से पूछताछ करने के बाद सामने आया है। पीछे से 2 शॉट फायर किए गए और मेडिकल रिपोर्ट से यह सब कुछ खुलासा हो चुका है। मुजफ्फरनगर चरथावल कोतवाली पुलिस को भी चेकिंग के दौरान काजू खेड़ा नहर पटरी पर लुटेरों ने मुठभेड़ हुई। यहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बाइक सवार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर लुटेरों से यहां पर मोटरसाइकिल, मोबाइल और साथ ही 2 तमंचे और आपको बता दें कि 6 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने कहा कि शातिर लुटेरे ने यहां पर 22 फरवरी को दिन दहाड़े खुसरोपुर रोड पर एक व्यक्ति से बाइक और साथ ही मोबाइल और नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने यहां पर शातिर बदमाशों को जेल भेज दिया है। कल 2 लुटेरे पकड़े गए हैं और एक जो है फरार हो गया है। इनके पास से लूटी हुई मोबाइल और बाइक दोनों बरामद हुई है। इनके खिलाफ तो कई मुकदमे पंजीकृत है, तितावी में भी मुकदमा लिखा हुआ है। तो करीब 1 साल से ये सक्रिय थे। सर कोई हथियार भी लगा उनके पास में? हाँ, 315 बोर का तमंचा। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से गोरखपुर के बीच जल्द शुरू होगी फ्लाइट सेवा। एयर इंडिया की फ्लाइट 28 मार्च से शुरू हो सकती है। फ्लाइट आपको बता दें कि 3:30 पर लखनऊ से उड़ान भरकर जो है 4:30 बजे पहुंचेगी गोरखपुर में 2 बजे उड़ान भरकर 3 बजे उतरेगी अमूठी एयरपोर्ट। विमान का किराया 1901 रुपये निर्धारित किया गया है। एक अच्छी खबर जो है लखनऊ और गोरखपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ से गोरखपुर के बीच जल्द शुरू होगी फ्लाइट सेवा। एयर इंडिया की फ्लाइट 28 मार्च से शुरू हो सकती है और आपको बता दें कि फ्लाइट 3:30 बजे लखनऊ से उड़ान भरकर 4:30 बजे पहुंचेगी गोरखपुर और गोरखपुर से 2 बजे उड़ान भरकर 3 बजे उतरेगी अमौसी एयरपोर्ट। विमान का किराया 1901 रुपये निर्धारित किया गया है। मेरठ के किचोर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के घर में यहां पर शादी में डीजे बजाने को लेकर बहस हुई और जिसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग और पथराव शुरू हो गया था। मारपीट करीब आधा दर्जन लोगों यहां पर जो है इस पूरी मारपीट में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं और मामले में एक युवक की फायरिंग करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से यहां पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। फायरिंग करने वालों युवकों को भी पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
किठौर में दो परिवार हैं, आपस में दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के यहाँ वैवाहिक समारोह चल रहे थे। उसी बात में कुछ विवाद हुआ उन लोगों को वहाँ पर खड़े होने को लेकर, और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों तरफ से कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कप्तानगंज में चल रहा अवैध हॉस्पिटल को लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अवैध हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। 15 दिन पहले सील हुआ था हॉस्पिटल, और आपको बता दें कि 27 फरवरी को एसडीएम और MYC कप्तानगंज ने सील किया था हॉस्पिटल, और उसके बावजूद भी अवैध तरीके से इस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। ताज़ा अपडेट जो है कुशीनगर से आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर कप्तानगंज में चल रहा अवैध हॉस्पिटल को लेकर एक बार फिर से ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सुनील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, कप्तानगंज में एक अवैध तरीके से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? नगर पंचायत में 15 दिन पूर्व एक हॉस्पिटल को सील किया गया था, जिसमें एसडीएम और चिकित्सा प्रभारी मौके पर मौजूद गए थे वहां और सील कर दिए थे। उसके बाद से 11 दिन बाद फिर उसी हॉस्पिटल को खोल दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो यहाँ जो चिकित्सा प्रभारी है इनकी मिली भगत है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे तमाम शिकायतें भी इनकी है। जब से यहाँ पे प्रभार लिए हमेशा ये विवादित रहते हैं, और सूत्रों के माने तो यहाँ इनके हर हॉस्पिटल से 5 से 10 हजार महीनों आता है, और यहाँ लगभग ऐसे 2 दर्जन हॉस्पिटल है जो इनके संरक्षण में चलता है जी। लेकिन सुनील, जब इस जो है पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था, फिर किसके कहने पर, किसकी शुह पर इस हॉस्पिटल का फिर से संचालन शुरू किया गया? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। बता दें कि ये अभी इनसे जब हम लोग सूचना लेने की कोशिश की तो इन्होंने भागते हुए नजर आए, कैमरे से तुरंत भाग गए, और पूरी जानकारी न देने से बोले कि जाइए आप बीपीएम से आप बात कर सकते हैं। क्योंकि प्रभारी है, इनसे बात करना हम लोग का काम है। क्योंकि सीएमओ को जानकारी दी गई तो सीएमओ साहब बताएं कि इस मामला संज्ञान में जांच कर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से 2 बार हो चुका है कप्तानगंज में, और इस सीएमओ भी इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं जी। चलिए, शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस जब खुद कानून को अपने हाथ में लेकर कानून को तोड़ दे तो फिर क्या होगा, इसकी बानगी आज सहरसा में देखने को मिली है। मामला आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी का है, जहां पर बिहार पुलिस के एक सिपाही की खुलेआम दबंगई सामने आई है। एक ऑटो से सिपाही हर्षवर्धन कुमार के पालतू कुत्ते को ठोकर लग गई थी, और जिसके बाद नाराज पुलिसकर्मी ने अपना आपा खो दिया और ऑटो चालक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में पिटाई से घायल ऑटो चालक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ऑटो चालक का कहना है कि कुत्ता अचानक ऑटो के पीछे दौड़ पड़ा था, जिसमें कुत्ते को मामूली चोट आई है। वहीं कुत्ते के मालिक पुलिसकर्मी का कहना है कि यहाँ पर ऑटो काफी तेज रफ्तार से जा रहा था, उसने कुत्ते को टक्कर मार दी है, इसलिए गुस्से में ड्राइवर को पकड़कर पीट दिया। अब देखना यह है कि पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। सब्जी मंडी उधर से आ रहे थे, 30-35 का स्पीड था गाड़ी का, आराम से आ रहे थे। पीछे से कुत्ता एक आया, आके गाड़ी में टकरा गया तो ब्रेक मार के स्लो किए। उसका मालिक आया, जो वहाँ पे जो था, जो बोल रहा था अपने आप को ऑफिसर का सिपाही है, आया। उसके बाद हमको गाड़ी को अपना घर पे लगवा लिया, हमको उतार दिया और पाइप वाला बेल्ट अथी से लाठी से हमको जयपतार मारना। ग्रेटर नोएडा में जिला कारागार में सजा काट रहे एक बंदी ने भी दूसरे बंदी के नाम से सोलबंद नमकीन की यहां पर जो है पैकेट के जरिए मुलाकात करने आए एक शख्स से नशीला पदार्थ मंगवाया। इस बात का तब खुलासा हुआ जब जेल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी आगामी त्योहारों को देखते हुए चेकिंग अभियान चला रहे थे। कैदियों के सामान रखने वाले मालगृह में यहां पर तलाशी ली गई तो जहां से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। जेल के आलाधिकारियों ने बताया कि आरोपी बंदी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें एक बंदी मनीष कुमार द्वारा दूसरे बंदी अनिल कुमार के नाम से मंगाए गए सामान नमकीन इत्यादि की थैली में चरस बरामद हुई।
जिस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना इकोटेक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। बरामद माल को सील मोहर करके पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों से संबंधित याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग रिजवी का जमकर विरोध कर रहे हैं। रिजवी के पुतले फूंके जा रहे हैं, तो कोई उन्हें बीजेपी का दलाल कह रहा है, तो कोई रिजवी का सर कलम करके लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कर रहा है। वसीम रिजवी ने ये क्या कर दिया? कुरान के खिलाफ याचिका आखिर क्यों? कुरान हमारा ईमान है, कुरान जिंदाबाद। रिजवी ने कुरान पर क्यों उठाया सवाल? कुरान मजीद जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं, इन्हीं आयतों से पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। क्या रिजवी ने किसी के दबाव में ऐसा किया? फांसी दो, फांसी दो, वसीम रिजवी का फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखी कुरान का फांसी दो, फांसी दो। धर्म हर समाज और समुदाय के लिए सबसे संवेदनशील मामला होता है, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों पर सवाल उठाकर एक अलग बवाल खड़ा कर दिया है। रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन आयतों को कुरान से हटाने की बात कही है। वसीम रिजवी का ऐसा मानना है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम बच्चों और युवाओं का इससे ब्रेन वॉश होता है। कुरान के 26 आयतों के खिलाफ याचिका। वसीम रिजवी ने दायर की याचिका। कुरान की 26 आयतों पर उठाया सवाल। युवाओं का होता है ब्रेन वॉश। इन आयतों से आतंकवाद को मिलता है बढ़ावा। कुरान की ये आयतें बाद में जोड़ी गईं। बड़े बड़े सुरमा आए जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, मगर तवारीख गवाह है वो मिट गए। इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर इंसान को सवाल करने और अपनी बात उठाने का हक है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ी बातों पर सवाल उठाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। वसीम रिजवी ने तो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान की आयतों पर ही सवाल उठा दिया। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों और मौलवियों के गुस्से का सामना तो वसीम रिजवी को करना ही पड़ेगा। कुरान की आयतों पर सवाल उठाकर वसीम रिजवी ने जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अब वसीम रिजवी के खिलाफ हो गया है। रिजवी की याचिका के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वसीम रिजवी साहब उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभ्य लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है आज हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने। और हम उसकी पूरी तौर पर मजम्मत करते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे शख्स के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सजा हो सकते वो देने का काम करें। तो आज ये प्रदर्शन किया है और जिसका हमने पुतला फूंका है, उसका नाम वसीम रिजवी है। भारतवर्ष के अंदर इस इंसान की पहचान है। ये सब जानते हैं कि ये इंसान भाजपा का दलाल है, भाजपा के लिए काम करता है। भाजपा ने इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है, लेकिन ये मुसलमान के नाम पे धब्बा है। ये शिया आदमी है और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहता है।
और हमने जो प्रदर्शन किया है वो इस बात पर प्रदर्शन किया है कि इसने कुछ समय पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका कुरान को लेकर इसने डाली है और इसने कहा कि कुरान की 26 आयतें इस तरह की है जिनको जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उनको कुरान से हटा देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ और वसीम रिजवी तक के मेरी ये बात चली जानी चाहिए कि कुरान की आयत तो बहुत दूर की बात है, कुरान का जबर जेर पे से एक नुक्ता भी वो हटा के दिखा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कुरान का एक नुक्ता भी हटने नहीं दूंगा। रिजवी ने कुरान की आयतों पर सवाल उठाकर पूरे मुस्लिम समाज को अपने विरोध में खड़ा कर लिया है। कोई रिजवी को बीजेपी का दलाल कह रहा है तो कोई रिजवी का शर कलम करने की बात कर रहा है और उसे 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कर रहा है। जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। कहीं रिजवी के खिलाफ थाने में तहरीर दी जा रही है तो कहीं रिजवी के पुतले फूके जा रहे हैं। दुनिया तो दुनिया, खुद वसीम रिजवी के परिवार ने भी कुरान की आयतों पर सवाल उठाने की वजह से उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। यहाँ तक कि वसीम रिजवी के छोटे भाई ने उन्हें पागल तक कह दिया है। वसीम के छोटे भाई ने कहा कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का वसीम रिजवी से कोई लेना देना नहीं। सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं, न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता उनसे। वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ कोर्ट में जो अपील की है उस मामले में कोर्ट क्या टिप्पणी करेगा ये तो याचिका के सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुरान की आयतों पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी ने ऐसा तूफान ला दिया है जो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिजवी का फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी का फांसी दो, फांसी दो। गुस्ताखी कुरान का फांसी दो, फांसी दो। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।